नमस्कार दोस्तों। बीइंग एन इंडियन, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई हमारे। ये बहुत बुरी खबर जो है ये गाजा से आ रही है। दैट हमारे एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर जो कि यूएन के अंदर में काम कर रहे थे, उन्होंने उनकी जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके ऊपर एक अटैक हुआ जहां पर वो काफ़ी जख्मी हो गए और हॉस्पिटल ले जाते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। एग्जैक्टली हुआ क्या इस पूरे मामले में कि जो हमारे एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर थे उनका नाम था वैभव अनिल काले। और ये जो आर्मी ऑफिसर थे वैभव अनिल काले, इन्होंने कुछ महीनों पहले यानी कि 2 महीने पहले यूएन की एजेंसी में ज्वाइन किया था। ये यूएन की एजेंसी जो है ये गाजा के अंदर में काम कर रही थी। गाजा के अंदर में आपको पता है जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो ये अपनी व्हीकल से, इनके साथ एक और यूएन के स्टाफ थे, ये दोनों लोग अपनी व्हीकल से मूव कर रहे थे यूरोपियन हॉस्पिटल की तरफ। और वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं वो वहाँ पर भर्ती हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं, कैंप्स में भर्ती हैं, तो लगातार ये लोग जो हैं वो उस एरिया में, राफा वाले एरिया में मूव करते हैं। आपको पता है कि राफा की सिटी में कुछ दिनों पहले इजराइल ने एक नोटिस जारी करी थी कि राफा के सारे जो सिविलियंस, जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं, उनको कहा था कि ये एरिया आप इवैक्यूएट कर दो, बिकॉज जो हमारा लास्ट ऑफेंसिव है, जो हमें लगता है कि हमास जो है, हमास की जो लीडरशिप है वो राफा के अंदर में छुपी हुई है, इसलिए हम राफा के अंदर में जबरदस्त ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे और वहाँ पर अटैक करेंगे। तो उस एरिया को खाली करने के लिए बोला है। अब इसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो उस हालत में नहीं है कि वो मूव कर सके, तो अब यूएन जो है वहाँ लगातार काम कर रहा है, वहाँ पर फूड पहुँचाना, वहाँ पे उनको सेफली इवैक्यूएट कराना, ये सारी चीज़ें यूएन की एजेंसीज कर रही हैं वहाँ पर। तो उसी यूएन की एजेंसी में कॉलोनल वैभव अनिल काले, जो कि हमारे एक्स इंडियन आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं, वो भी उसमें काम कर रहे थे। वो अपनी व्हीकल से मूव कर रहे थे और तभी उनके ऊपर एक अटैक हुआ और उस अटैक में वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में फिर वीर गति को वो प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये अटैक आखिर में हुआ कैसे, और वो भी यूएन की गाड़ी में ये अटैक करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही ये न्यूज़ वहाँ से सामने आई, बाहर आई, पहले तो पुरजोर कोशिश करी गई इस न्यूज़ को दबाने की, और आप देखोगे कि ये न्यूज़ बहुत जल्दी आई भी नहीं। इस पूरे घटना घटने के 18 घंटे बाद ये न्यूज़ पहली बार सामने आ पाई। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अब ये न्यूज़ जो है ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत सुर्खियाँ बटोरेगी, बिकॉज ये पहली इंटरनेशनल कैजुअलिटी मानी जा रही है, वो भी यूएन और एक्स इंडियन आर्मी के ऑफिसर की ये कैजुअलिटी है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ को यूएस इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। इंडिया का अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो इंडिया का स्टैंड भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे मामले के अंदर में। अब जो हमारे कॉलोनल वैभव अनिल काले थे, उन्होंने 2 साल पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, तो 2 साल पहले उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी और उसके बाद उन्होंने यूएन को ज्वाइन कर लिया था। यूएन का जो डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, जिसको डीएसएस कहते हैं, और ये डीएसएस जो है ये अभी गाजा के अंदर में लगातार काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि गाजा के अंदर में जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं वहाँ पर ज़बरदस्त भूखमरी आ चुकी है। तो बहुत सारे सिविलियंस की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो सिविलियंस अब मतलब जीने लायक भी नहीं है। उनको दिन का एक मील भी नहीं मिल पा रहा, मतलब 3-3 दिन में एक बार मील मिल पाता है उनको, इतनी बुरी हालत है। मतलब जो गोलियों से नहीं मर रहे हैं वो भूखे मर रहे हैं, इतनी हालत ख़राब है। यूएन ने इसके लिए कई बार, मतलब 3-4 बार सर्कुलर निकाल चुका है यूएन इसके, कि अगर वहाँ पर गाजा के अंदर में एड्स नहीं आने दिए इसराइल ने, तो ये जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं ये बहुत ज़्यादा की तादाद में मरेंगे और इनको बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यूएन की कई सारी जो टुकड़ियां हैं वो गाजा के अंदर में अभी लगातार काम कर रही हैं, इनको सेव करने की कोशिश कर रही हैं, और इसीलिए जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इनको जल्दी से जल्दी ले जाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स भी फिलअप हो चुके हैं, वहाँ पर और भर्ती करने की जगह नहीं है। तो मतलब एक पूरा समझ लो टोटल सिस्टम कोलैप्स रफा के अंदर में हो चुका है। तो वहीं नज़दीक में एक यूरोपियन हॉस्पिटल था, वहीं जनरल वैभव, एक्स आर्मी ऑफिसर वैभव अनिल काले जो हैं उसी यूरोपियन हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रहे थे, तब तक उनके ऊपर अटैक हुआ। अब कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनका कहना ये है कि ये अटैक जो है ये टैंक से हुआ, कुछ लोग का कहना है ये एयर स्ट्राइक थी। अब अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है, ना किसी ऑफिशियल्स की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि ये अटैक हुआ कैसे, ना यूएन ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि अटैक हुआ कैसे। कोई भी यहाँ पर एडमिट करना नहीं चाह रहा है कि एक्चुअल में ये अटैक हुआ कैसे। लेकिन हमारा तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड वंस एन आर्मी ऑफिसर ऑलवेज एन आर्मी ऑफिसर, उनकी वो वीर गति को इसमें प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर इंडिया का स्टैंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर आप राफा की अभी प्रेजेंट में सिचुएशन समझोगे तो एग्जैक्टली हुआ क्या है राफा के अंदर में। जो ये राफा का आप मैप है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये राफा की सिटी है और ये जो पूरा रेड जोन बना हुआ है, यहाँ पर ढेर सारे पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे पैलेस्टीनियन सिविलियंस, यहाँ पर आपको एक राफा कैंप दिखाई दे रहा होगा, इस राफा कैंप में भी मौजूद हैं। तो इजराइल ने रिक्वेस्ट किया है कि जो रेड जोन है
उनको ये लगता है कि हमास की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर छिपी हुई है, टनल्स के अंदर में छिपी हुई है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि रेड जोन वाले जितने भी पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं वो यहाँ से मूव करके जो ग्रीन जोन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि खान यूनुस की सिटी है, वहाँ पर चले जाएं। अब ये जो ग्रीन जोन है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी अटैक इजराइल द्वारा नहीं किया जाएगा, इसको कंप्लीट ह्यूमैनिटेरियन एरिया घोषित कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक आर्टिकल के थ्रू बताया था, वो आर्टिकल यूएन ने ही पब्लिश किया था, उस आर्टिकल में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अभी जो सिचुएशन है पैलेस्टीनियन सिविलियंस की, वो इस हालत में नहीं है कि वो यहाँ पर मूव कर पाएँ, वो ह्यूमैनिटेरियन एरिया तक भी पहुँच पाएँ, क्योंकि वो थोड़े दूर पर है, वो कुछ दूरी पर ही वो एरिया है और उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं उसमें बहुत सारे, और वुमेंस भी उसमें बहुत सारी हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस भी इवन वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनको भर्ती करवाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि उनको इवैक्यूएट कराया जाए। जब तक वो हेल्दी कंडीशंस में नहीं आएंगे उनको इवैक्यूएट नहीं कराया जा सकता खान यूनिस में, क्योंकि खान यूनिस की जो पूरी सिटी है वो पूरी डिवास्टेट हो चुकी है। वहाँ पर जो ये आपको हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं, नासिर हॉस्पिटल, अल अमाल हॉस्पिटल, ये सब उस कंडीशन में नहीं है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी कर पाएँ। तो ये हॉस्पिटल्स अभी मेंटेनेंस के अंदर चल रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर नहीं ले जा करके यूएन क्या कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर आपको एक यूएई का हॉस्पिटल दिख रहा है, अल हिलाल हॉस्पिटल, यहाँ पर इनको मूव किया जाए, या यहाँ पर आपको पास में ही यूरोपियन हॉस्पिटल दिख रहा है जो कि यूएन ने सेटअप किया हुआ है, तो यहाँ पर मूव किया जाए। अब जो कॉलोनल अनिल वैभव की गाड़ी थी, वैभव अनिल काले की गाड़ी थी, वो यहीं यूरोपियन हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रही थी जब उनके ऊपर ये अटैक किया गया। अब अगर बात करें इस पूरे अटैक की, तो इस पर जांच एजेंसी बैठाई गई है इजराइल द्वारा कि इजराइल इस पर जांच करेगा कि अटैक हुआ कैसे है। इजराइल का कहना यह है कि यह अटैक हमास ने किया है और हमास इस पूरे मामले में इजराइल को घेरना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई लोकल स्टैंड ही नहीं बनता यूएन पर अटैक करने का, बिकॉज यूएन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी हमास से। हम तो पैलेस्टीनियन सिविलियंस के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहे हैं। बिना अटैक किए 35,000 पैलेस्टीनियन सिविलियंस की डेथ हुई है वहाँ पर। और दूसरी तरफ हमास एक आतंकवादी संगठन है, उससे तो खैर क्या ही उम्मीद करनी। हमास का ये कहना है कि ये अटैक जो है पूरा ये इजराइल ने किया है, इजराइल की टैंक्स ने ये अटैक किया है। इजराइल इसलिए लगातार अटैक कर रहा है ताकि वो पैलेस्टीनियन सिविलियंस को डरा सके, वो हमास को डरा सके और वो पूरे एरिया पर कैप्चर कर पाए। अब ये आरोप प्रत्यारोप आरोप ये सब लगते रहेंगे यहाँ पर। इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर की इसमें जो वीर गति को वो प्राप्त हुए हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए इंडिया का क्या स्टैंड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक इंडिया को जो देखा गया, इंडिया काफ़ी न्यूट्रली इस पूरे मामले को ले रहा था। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को या सीज फायर करवाने की जो कोशिश रमज़ान के महीने में प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पेशल इन्वॉय भेज करके की थी, यहाँ पर इंडिया का काफ़ी न्यूट्रल स्टैंड था। बट लेट्स सी, ये पहली इंटरनेशनल कैजुअलिटी है, तो इस चीज़ को इंडिया कैसे इस पर रिएक्ट करता है, यूएस इस पर क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है। अभी इस पूरे मामले को 24 से 25 घंटे हो चुके हैं, अभी तक इंडिया की किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से नहीं आया है। ऑब्वियसली दे आर प्लानिंग फॉर द ऑफिशियल स्टेटमेंट। वो इस पूरे मामले की जब तक जांच नहीं करेंगे वो तब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देंगे। देखो, जब ये कंट्रीज रिएक्ट करती हैं, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, उन्हें पूरे मामले की जांच करनी होती है। वहाँ से ऑफिशियल रिपोर्ट्स आती है, यूएन की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट्स आती है, एग्जैक्टली वहाँ पर सिचुएशन क्या है, और उसके बाद ही ये मिनिस्ट्रीज जो हैं ये इस पर रिएक्ट करती है, इस पर अपना स्टेटमेंट देती हैं। तो इसीलिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो तुरंत ही घंटे भर में स्टेटमेंट अपना दे दें। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया का इसमें स्टैंड क्या होता है। अब अगर यूएन की माने तो यूएन ऑलरेडी मान चुका है कि हाँ ऐसी घटना हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि मीडिया ने इसको कवर क्यों नहीं किया पहले 18 घंटे। दैट मीन्स इसको कोशिश ये करी गई कि इस न्यूज़ को पूरी तरीके से दबा दिया जाए। यूएन ने इसमें माना है कि वी आर डीपली सैडेड। जब ये न्यूज़ बाहर आती है तो यूएन के जो चीफ एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि वी आर डीपली सैडेड बाय दिस होल सिचुएशन। और ये जो सिचुएशन है, ये गाजा के एड वर्कर्स की जो डेथ हुई थी, जो कि यूके के थे, उनको बोला गया था कि 3-4 जो गाजा के एड वर्कर्स हैं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक हुई और उनकी डेथ हुई उसमें। और ऐसा माना जा रहा था कि ये एयर स्ट्राइक जो है ये इजराइल ने ही करी है। और ये वाला जो अटैक हुआ है इसको भी माना ये जा रहा है कि ये अटैक इजराइल की टैंक्स ने किया है। हालांकि अभी कोई भी कंफर्म सिचुएशन वहाँ से नहीं आई है कि ये अटैक एग्जैक्टली किसने किया है। तो यूएन ने अपने इसमें अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें जारी कर दिया है कि वो डीपली सैडेंड है इस पूरी न्यूज़ से, जो ये घटनाक्रम हुआ उससे। दैट मीन्स कि ये घटनाक्रम हुआ है, दैट इज़ फॉर श्योर, और वहीं पर हुआ है, यूरोपियन हॉस्पिटल के पास ही हुआ है, बिकॉज इस न्यूज़ को इधर उधर भी किया जा सकता था। अब यूएन के इस स्टेटमेंट के बाद श्योरली इंडिया का इस पर रिएक्शन आएगा और वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले के अंदर में। अब देखो, इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है। देखो, हमास एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल एक कंट्री है। इजराइल अपने हक के लिए लड़ रहा है। जो 1200-1300 सिविलियंस की डेथ हुई, उनके सिविलियंस की डेथ हुई, तो वो उसका रिटेलिएशन कर रहा है। हमास एक
मिलिट्री ऑफशूट है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अपनी डिमांड्स हैं, उनको वो पूरा करना चाहता है थ्रू वायलेंस। और ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में, इन दोनों लोगों के कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे ज़्यादा नुकसान जिनका हो रहा है वो ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वहाँ पर है, उन जो ह्यूमंस हैं वहाँ पर, उनका नुकसान हो रहा है लगातार। और इसके लिए देखो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती यहाँ पर, आप भी इस पर अपने कमेंट्स देना कि यूएन ने जब अभी कुछ महीनों पहले एक रेजोल्यूशन यूएन के अंदर में पास हो गया, वो कंप्लीट मेजोरिटी से पास हुआ, इवन यूएसए ने भी उसमें अपना वीटो यूज़ नहीं किया। वो जो पास हुआ रेजोल्यूशन वो इस पे था कि सीज फायर तुरंत, इमीडिएट सीज फायर किया जाए इजराइल और हमास के बीच में। जब ये रिजोल्यूशन पास हो चुका है यूएन द्वारा, तो इजराइल इसको अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, या हमास इसको अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? ये लोग एक दूसरे पर वापस से अटैक क्यों कर रहे हैं? दैट मीन्स यूएन हैज़ बिकम इररेलेवेंट। तो यूएन जब इररेलेवेंट हो चुका है तो दूसरे तरीकों से कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया जाए? इजिप्ट, कतर ने कोशिश करी, वहाँ पर इजराइल ने बिल्कुल ही उससे बैकआउट कर लिया कि हम तो इन शर्तों को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो वाई इज़ दिस हैपनिंग? क्या किसी और अथॉरिटी की ज़रूरत है यहाँ पर इस पूरे मामले को सुलझाने की? कुछ और वेज देखना चाहिए इस पूरे मामले को सुलझाने का, बिकॉज नाउ इट्स टाइम। 35 से 36,000 सिविलियंस की इसमें कैजुअलिटी ऑलरेडी हो चुकी है, और हमास ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेल किया है। देखो, हमास जिस चीज़ के लिए लड़ रहा है वो तो एग्जैक्टली मतलब सिविलियंस होने चाहिए, तो क्या वो लैंड के लिए लड़ रहे हैं? सिविलियंस से उनको कोई मतलब नहीं है। सो व्हाई इज दिस गोइंग ऑन विथ रेगुलर अटैक्स? अगर आप देखो कि इजराइल रुकता भी है तो हमास उसके ऊपर अटैक कर देता है रॉकेट से, या हिजबुल्लाह उसके ऊपर अटैक कर देता है, और फिर इजराइल दोबारा से रिटेलिएट करता है, 2x पावर के साथ रिटेलिएट करता है। तो ये चीज़ें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब ये वाली चीज़ जो हुई है, ये जो पूरा घटना कम हुआ है, और हमारे एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर जो इसमें शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। जब इस पूरी खबर को इंटरनेशनल मीडिया या हमारा नेशनल मीडिया कवर करता है तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानी से कवर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप इसमें कमेंट करके बताना कि जो ऐसे शब्द यूज़ होते हैं, अब जैसे मैंने अभी ये आर्टिकल कवर कर रहा था तो मैंने ये शब्द देखा, यहाँ पर ये जो किल्ड जैसे शब्द हैं, आई थिंक ये यूज़ नहीं होने चाहिए, बिकॉज वंस एन इंडियन आर्मी ऑफिसर ऑलवेज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। यहाँ पर मार्टर्ड जैसे शब्द अगर आप यूज़ कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आई थिंक ये बात को इंटरनेशनल मीडिया को समझनी चाहिए, नेशनल मीडिया को भी समझनी चाहिए कि ऐसे किल जैसे शब्द, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंडिया के लिए दे दी है, और अगर हम उनकी इस अचीवमेंट को भी रिस्पेक्ट ना कर सके और ऐसे शब्द उनके लिए यूज़ करें तो ये पूरी उनकी अचीवमेंट पे, उनकी पूरी लाइफ की अचीवमेंट पे एक बहुत बड़ा डेंट है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप जब ऐसे शब्द देखते हो किसी न्यूज़पेपर कटिंग्स में या किसी मीडिया चैनल पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो आपको कैसा फील होता है, मतलब क्या आपको भी ये चीज़ फील होता है जो मैं कह रहा हूँ? तो इसको आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। नाउ वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने अभी रिसेंटली अपना स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान किया है। ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसको देने से आपको दो फायदे होंगे। अगर आप यूपीएससी सीएससी का एग्जाम देना चाहते हो 2024 और 2025 में, तो एक तो आपको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी के अंदर क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आएगी कि टाइम मैनेजमेंट का क्या गेम है, गाइडेंस कितनी चाहिए, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट को दोगे, एक तो आपको ये फायदा होगा यूपीएससी को समझने में, दूसरा फायदा आपको ये होगा कि इसमें आपको, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको 90% तक की हमारे यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज में स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इवन उसके साथ साथ आप एक्साइटिंग प्राइसेस भी जीत सकते हो, जैसे कि लैपटॉप, अमेजॉन वाउचर्स, ये सारी चीज़ें। ये जो टेस्ट है ये 19 मई को होगा, और 11 AM और 5 PM दोनों टाइम पर ये टेस्ट होगा। इसको ज़रूर से दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी रजिस्ट्रेशन है, ज़रूर से आप इसको अटेम्प्ट करिए। तो आज का आर्टिकल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैंने आपसे सवाल पूछा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।